जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 9 की सोशल साइंस की यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 40, जिसके अंदर हम अपना जो विषय है वो है लोकतांत्रिक राजनीति। और उसके अंदर हम अपना जो पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं दैट इज संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, आज की वर्कशीट के अंदर यानी कि 6 अक्टूबर की वर्कशीट के अंदर हमारा टॉपिक है नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। नीतिगत फैसले जो होते हैं उनकी क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बेटा क्या होती है कि भारत में हर एक स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर्स के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं। मुख्यमंत्रियों के लिए हर एक स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी की एक जो है वो सरकार बनती है। ठीक है, तो सभी स्टेट्स का मिला के जिस पार्टी की सरकार बहुत काफ़ी सारे राज्यों में होती है, मतलब ज़्यादातर राज्यों में जिसकी सरकार होती है, मान लो टोटल में से ज़्यादा संख्या में जिसकी सरकार होगी, जो पार्टी काफ़ी सारे राज्यों में होगी, उसकी सरकार जो है वो आगे जाके केंद्र में बनती है यानी कि सेंटर में बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है वो भाजपा चल रही है यानी कि मोदी सरकार, और मोदी उनके प्राइम मिनिस्टर जो है उस पार्टी की ओर से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बने हैं इंडिया के। ठीक है, सो ये जो है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो सरकार होती है उसको केंद्र सरकार या संघ की सरकार कहा जाता है। उसके जो महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए जाते हैं, उसमें 3 संस्थाएं होती है। पहली है विधायिका। विधायिका यानी कि जो कानून को बनाएगी। उसके बाद में होती है कार्यपालिका, कानून का पालन कराने वाली। ठीक है, उसका भाई लोग उसका पालन कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद में आती है न्यायपालिका, वो कानून की सही समीक्षा करती है, वो देखती है कि ये अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, उस चीज के बारे में सरकार को बताती है। ठीक है, 3 संस्थाएं होगी। अब हमें क्यों जरूरत है इन 3 संस्थाओं की? देखो, हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर सुरक्षा चाहिए होती है, तो हर सरकार चाहती है कि उसके देश के नागरिक हैं वो सुरक्षित हों, अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको दी जाए, अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मुहैया करवाई जाए, टैक्स जो है उसको इकट्ठा किया करके सेना, पुलिस और विकास के कार्यों पे खर्च करवाया जाए। तो ये इतने सारे जो काम होते हैं ना, वो कौन करता है? ये सारे करते हैं। ठीक है, ये सारे क्या करेंगे? अलग अलग कानून बनाएंगे नागरिकों की सुरक्षा के लिए। उनके जो है वो मौलिक अधिकार उनको दिए जाते हैं, उनके कर्तव्य उनको दिए जाते हैं। तो अलग अलग कानून अलग अलग टाइम पे जो है वो बनाए जाते हैं, उनको लागू किया जाता है और देखा जाता है कि वो कैसे हैं। ठीक है, तो ऐसे टैक्स पे भी होता है ना कि आप इतने दिनों में नहीं भरोगे तो आपके ऊपर जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। ठीक है, शिक्षा के संबंधी अभी अभी नई शिक्षा नीति जो है ये उसका जो प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये तीनों जो संस्थाएं हैं ये बहुत मेजर, बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल इनके अंदर अपना योगदान देती हैं। अब ये तो संस्थाएं होगी, अब इन संस्थाओं के अंदर कुछ लोग भी तो काम करते होंगे। तो वो महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं, प्रमुख लोग, प्रमुख अधिकारी कौन से हैं जो इन संस्थाओं में जो है वो अपना निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो पहला है राष्ट्रपति, जो औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। औपचारिक रूप से होता है, ठीक है, औपचारिक मतलब सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वैसे प्रधानमंत्री जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनने के बाद में देश के बाकी सारे फैसलों को लेता है, पर वो फैसले जो भी लेता है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए, उनकी स्वीकृति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। तो उसके बाद में कुछ मंत्रियों जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो हमारे बनते हैं। ठीक है, अलग अलग जो मान लो खेल जो मिनिस्टर है वो बन गया, शिक्षा मंत्री बन गए। ठीक है, अलग अलग तरह के जो फूड मिनिस्टर है वो बनते हैं, टैक्स के लिए जो मिनिस्टर्स हैं वो बनते हैं। तो उनके लिए प्रधानमंत्री वो है नाम देते हैं कैबिनेट का अपना, और राष्ट्रपति उसकी सिफारिश को देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है उसके अंदर। उसके बाद में तीसरा इसके अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं संसद। संसद के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो लोकसभा और राज्यसभा, तीसरे होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसके मेंबर नहीं होते हैं, पर जब भी संसद कोई कानून बनाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन होंगे जब तो ही वो आगे जाएगा। यानी जब भी कोई संसद अपना प्रस्ताव पेश करेगा उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन यानी कि राष्ट्रपति के साइन होने के जरूरी है। जब उनके साइन होंगे तभी वो जो है कानून या कोई भी जो चीज़ है वो लागू होगी, अदरवाइज नहीं होती। अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की। तो ये क्या होती हैं? अब देखो बेटा, लोक यानी कि लोगों की सभा, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, उसको लोग चुनते हैं। राज्यसभा यानी कि राजपाट में जब मंत्री वगैरह की बात हम करते हैं, तो ये जो चुने लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं ना, वो जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। ठीक है, सो किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार की प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। अब मान लो कोई कानून पेश कर रहे हैं, जैसे अभी 377 जो है वो पास किया गया था,
ठीक है, ट्रिपल तलाक के ऊपर जो है वो पास किया गया। तो मान लो कोई लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई मतभेद आ गया, राज्यसभा बोलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लोकसभा बोलती है कि ऐसा करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा मानने की संभावना किसकी होती है? लोकसभा जिसकी तरफ होगी वही माना जाएगा। यानी कि अगर लोकसभा के लोग चाहते हैं, सदस्य चाहते हैं कि कानून लागू हो तो होगा, संभावना उसकी ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कोई पैसों का मामला आ जाता है, तो पैसों के मामले में क्या होता है? लोकसभा द्वारा पारित बजट कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। अब क्या होता है, हर साल अप्रैल के अंदर हमारा जो बजट है वो तैयार किया जाता है, पारित किया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो बजट 14 दिन तक राज्यसभा के लोग सदस्यों के पास रहता है और वो 14 दिन के अंदर अपने जो सजेशन है, अपने जो सुझाव या अपनी राय जो है वो उसके ऊपर दे सकते हैं। अब वो देने के बाद में जरूरी नहीं है कि उनको मानना ही जाएगा, लोकसभा डिसाइड करेगी उसको कि उनको मानना है या उनको नहीं मानना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है, सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसमें लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ। अभी मैंने बताया ना कि हम जो चीफ मिनिस्टर्स वगैरह एमएलए वगैरह चुनते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से चीफ मिनिस्टर बनता है और उस चीफ मिनिस्टर के हिसाब से ज्यादा स्टेट्स में जिस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उसी की जो सरकार है वो केंद्र के अंदर बनती है। ठीक है, लोकसभा में आधे से अधिक सदस्य यह कह दें कि उनको मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा, जबकि राज्यसभा के पास ये अधिकार नहीं होते। अब लोकसभा में मान लो काफी सारे चीफ मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उनके खिलाफ हो जाए, ठीक है, बहुमत जो है वो मोदी जी के खिलाफ हो जाए, चाहे वो उनकी पार्टी के ही हैं, पर वो उनके खिलाफ अगर हो जाएंगे ना तो मंत्री जो मोदी जी हैं और उनको और उनके साथ जितने भी मंत्री हैं उनको अपने जो पद है उससे इस्तीफा देना पड़ेगा। पर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता कि अगर राज्यसभा लोकसभा के खिलाफ है तो कोई एमएलए या कोई चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये थी बेटा वर्कशीट की बात, उसके अंदर जो डाटा हमें दिया हुआ था हमने उसको समझा कि वो क्या कुछ है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, तो एक एक करके हम इसके क्वेश्चंस को, आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं कि बेटा सॉल्यूशंस में पहला क्वेश्चन है, देश में केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताइए। यह सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है। केंद्र सरकार का काम है राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। केंद्र सरकार देश की राजधानी नई दिल्ली में काम करती है। इसकी 3 प्रमुख संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, उसके बाद में राजनीतिक संस्थानों की आवश्यकता क्यों होती है। इन तीनों की आवश्यकता, ऊपर जो 3 संस्थाएं दी इनकी आवश्यकता हमें क्यों है, तो वो देखिए, सुरक्षा सुनिश्चित करती है, उसके लिए कानून बनाती है, उनको लागू करती है हमारे लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करती हैं, करों को एकत्र और कार्यक्रमों पर पैसा खर्च करती हैं, कल्याणकारी योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करती हैं, संस्थानों को का कार्य करना, नियमों और विनियमों को शामिल करना। ठीक है, बैठकों और दिनचर्या में शामिल चूंकि वे लोगों के व्यापक सेट के लिए परामर्श लेने का अवसर प्रदान करते हैं, विलंब और जटिलताएं उपयोगी होते हैं। ठीक है, सो ये थी कुछ राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। आप इसमें से 2, 3, 4 जितने आप लिखना चाहते हैं उतने लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाते हैं। तो पहला है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। ये 3 लोग जो है ये संस्थाओं के जो प्रमुख निर्णय हैं उनको लेने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाते हैं। उसके बाद में 4th क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है बताइए। तो लोकसभा, इसके सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं, जैसे हम एमएलए, एमपीज वगैरह का चुनाव करते हैं, सरपंच वगैरह का। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या 552 होती है। इसे निमन सदन या आम जनता का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में क्या हो जाते हैं, सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। अधिकतम संख्या कितनी है, 250। इसको उच्च सदन या राज्यों की परिषद कहा जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की जो आयु है वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट बना के टेबल्स के अंदर लिख सकते हैं, इधर लोकसभा इधर राज्यसभा। ठीक है, सो यहाँ पे आप पॉइंट्स बन के एक के सामने एक लिख सकते हैं। ये आपको राज्यसभा दिख रही है बेटा। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ लोकसभा। ये है लोकसभा के पॉइंट्स हमारे पास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हम उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों दिख रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये था हमारी आज की वर्कशीट नंबर 40 क्लास
नो के लिए सामाजिक विज्ञान की वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।